आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये चित्र याद रखना है। ये द्विध्रुव का चित्र बना हुआ है, द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव का ये चित्र बना हुआ है। इसकी अक्ष वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर कोई बिंदु P है, इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आइए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम जान लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो जब भी आपको दिखे कोई ऐसा निकाय जिस पर +q और -q आवेश उपस्थित हों और दोनों आवेश एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर उपस्थित हों, ऐसे निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि एक आवेश है हमारा 4 - 4q और यहाँ से स्मॉल r दूरी पर एक आवेश है हमारा 3q प्लस का 3q, ठीक है। तो इस जब भी आपको दिख जाए 4q या माइनस का और प्लस का कोई आवेश दिख जाए, समझ लेना ये द्विध्रुव का चित्र बना हुआ है। अब यहाँ से ये हमने स्मॉल दूरी ली हुई है। वैद्युत द्विध्रुव में लोग 12 दूरी लेते हैं, यहाँ पर मैंने 12 दूरी ली है। तो यहाँ से दूरी से कोई मतलब नहीं है, दूरी बस हमें याद रखना है, न्यूनतम दूरी होना चाहिए। न्यूनतम दूरी है, समझ लीजिए वैद्युत द्विध्रुव है। न्यूनतम दूरी का मतलब होता है ऐसी दूरी जो बहुत ही छोटी सी दूरी है, न्यूनतम दूरी होती है। जैसे 0.34, 0.3, 0.001 ऐसा हो सकता है, ठीक है। जो ये सब न्यूनतम दूरी, जितनी भी न्यूनतम दूरी हैं, यानी दोनों आवेश क्या होंगे, माइनस के होंगे और एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर उपस्थित होंगे, ठीक है। ऐसे निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब हमें क्या करना है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब बात ये आती है, ये वैद्युत द्विध्रुव जो बना, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो ज्ञात करनी है। ये बताइए कि वैद्युत क्षेत्र की अक्ष पर हमें बाहर, यानी दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बाहर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्यों ज्ञात करनी है। ये बिंदु P यहाँ पर भी तो हो सकता था, ये बिंदु P यहाँ पर भी तो हो सकता था, यहाँ पर ही क्यों लिया है। स्मॉल r दूरी पर दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बाहर ही बिंदु P मैंने क्यों लिया है, ये बात हमें क्लियर करनी है कि ऐसा मैंने क्यों किया है। तो आइए हम जान लेते हैं। इसके लिए आप एक कंसेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं साम्य अवस्था। साम्य अवस्था का यहाँ पर कंसेप्ट लगता है, जिसकी वजह से हम बिंदु P यहाँ पर मानते हैं। जैसे साम्य अवस्था यहाँ पर आपका समान आवेशों के लिए होता है और विपरीत प्रकार के आवेशों के लिए होता है। जैसे मैंने क्या किया, मैं सबसे पहले समान आवेशों के लिए बात करूँगा। जैसे मैंने कह दिया कि हमारे पास 3q आवेश है और एक हमारे पास 9q आवेश है, ठीक है, और यहाँ से एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं, ठीक है। तो अब जो है साम्य अवस्था कहता है कि अगर निकाय में समान आवेश उपस्थित हैं और एक दूसरे से स्मॉल r, अब दूरी कुछ भी हो सकती है, इतना मालूम है न्यूनतम दूरी होगी, ठीक है। तो एक दूसरे से जो है अगर निकाय में समान आवेश उपस्थित हैं एक दूसरे से r दूरी पर, तो जो तीसरा आवेश होगा इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में मिलेगा। अब बीच में मतलब है यहाँ पर केंद्र पर नहीं मिलेगा, यानी जिसका परिमाण छोटा होगा, जिस आवेश का परिमाण छोटा होगा उस आवेश के परिमाण के पास मिलेगा। यानी 9q आवेश और 3q आवेश में छोटे आवेश का परिमाण का आवेश कौन सा है, 3q वाला। तो यानी जो बिंदु P होगा, यानी जो तीसरा आवेश होगा, वो आपको यहाँ कहीं पर मिल जाएगा। और जो बिंदु P है और कोई नहीं है, वो तीसरा आवेश ही बिंदु P है, ठीक है। यानी जो हम बिंदु P यहाँ पर मान रहे हैं वो तीसरा बिंदु ही है। अब ये तो हो गए समान आवेशों के लिए, यानी समान आवेश उपस्थित होंगे जो होंगे किसी निकाय में, तो तीसरा जो आवेश होगा वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में छोटे वाले परिमाण वाले आवेश के पास मिलेगा। अब हम बात करें अगर आवेश में ऐसा निकाय जिसमें दोनों विपरीत आवेश उपस्थित हों, तो जो बिंदु कहाँ मिलेगा, मैंने कह दिया कि हमारे पास 3q यहाँ पर 9q आवेश है और एक स्मॉल r दूरी पर कोई हमारे पास 3q आवेश है, ठीक है। एक हमारा -q आवेश है, एक +q आवेश, कि विपरीत आवेशों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एक 9q आवेश है, एक हमारा 3q आवेश है, एक प्लस एक माइनस है। अब साम्य अवस्था कहता है अगर निकाय में विपरीत आवेश उपस्थित हो, विपरीत प्रकृति के आवेश उपस्थित हों,
यानी एक माइनस होना चाहिए, एक प्लस हो। अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो जो तीसरा आवेश होगा इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बाहर मिलेगा, बीच में नहीं मिलेगा। अगर समान आवेश उपस्थित है निकाय में तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में मिलेगा और छोटे वाले परिमाण वाले आवेश के पास मिलेगा। और अगर विपरीत प्रकृति के आवेश उपस्थित हैं दोनों, तो तीसरा जो आवेश होगा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बाहर मिलेगा। यानी ये 9q आवेश है, ये 3q आवेश है, छोटे वाले परिमाण वाले आवेश के पास मिलेगा। यानी बिंदु P जो होगा वो यहाँ कहीं पर मिलेगा। तो हमें इस चित्र से अब तुलना करके देखो तो यहाँ पर समान आवेश तो है नहीं, इसमें समान आवेश, इसमें विपरीत प्रकृति के आवेश, तो इसकी तो हमें ज़रूरत है नहीं। हमें ज़रूरत है कि इसकी ज़रूरत है। यानी यहाँ पर अब यहाँ पर ये 3q है, 9q आप कहोगे तो यहाँ पर दोनों समान है, लेकिन यहाँ प्रकृति तो विपरीत है ना। यहाँ परिमाण समान है लेकिन प्रकृति क्या है, विपरीत है। तो बस हमें प्रकृति देखनी है, यानी बिंदु P की पहचान करनी है कि बिंदु P कहाँ पर उपस्थित होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उपस्थित है -q, यहाँ पर +q, तो यहाँ पर साम्य अवस्था का कंसेप्ट लगेगा। यानी दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बाहर ही हम बिंदु P लेंगे। तो आपको समझ में आया होगा कि हम बिंदु P को बाहर ही क्यों रखते हैं, बीच में क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर साम्य अवस्था का कंसेप्ट लगता है। तो इतनी बात क्लियर हुई होगी। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ज्ञात करना है इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, अगर मैं एक चीज़ और सिखाने वाला हूँ। अगर निकाय में अगर मेरा -q आवेश है, ठीक है, तो ये -q आवेश हमेशा आकर्षित करता है, और अगर +q आवेश होगा, +q आवेश हमेशा प्रतिकर्षित करता है। अगर +q आवेश है तो ये क्या करेगा, इधर की ओर फेंकेगा, यानी प्रतिकर्षित करेगा, दूसरे आवेश को फेंकेगा। और जो -q आवेश होगा एक अपनी ओर खींचेगा, यानी -q आवेश आकर्षित करता है और +q आवेश प्रतिकर्षित करता है। तो हमें क्या याद रखना है, यहाँ पर -q आवेश है, यहाँ पर +q आवेश है, ठीक है। तो -q आवेश के कारण, -q आवेश है, ये क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, फेंकेगा। तो यानी इसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, इधर के लिए E1, ठीक है। बिंदु A लिया है तो +q आवेश के कारण बिंदु क्षेत्र इधर की ओर E1, और -q आवेश क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, अपनी ओर खींचेगा, यानी इधर के लिए विद्युत क्षेत्र हो जाएगा E2। तो ये समझ में आया कि E1 उधर के लिए और E2 इधर के लिए लगेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखा जाए, अगर यहाँ से देखा जाए तो अगर हम दूरियाँ लिखना चाहें तो यहाँ से बिंदु E वाले +q आवेश के कारण बिंदु P तक की दूरी क्या होगी। देखिए, टोटल दूरी क्या है, r है, ठीक है। और यहाँ बीच में अगर हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए तो टोटल में से अगर हम l दूरी, यहाँ से यहाँ तक की l है और टोटल दूरी r है, अगर हमें इतनी दूरी चाहिए है तो मैं क्या करूँगा, r में l माइनस कर दूँगा, बड़े में से छोटे को घटाऊँगा, छोटे में से तो बड़े को घटाऊँगा नहीं, तो यानी r माइनस l करना पड़ेगा, l माइनस r नहीं करेंगे, ठीक है। तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा कि +q आवेश के कारण बिंदु P तक की दूरी, बिंदु P तक की दूरी क्या हो जाएगी, r + l हो जाएगी, सॉरी r - l हो जाएगी, क्योंकि बड़े हम क्या करेंगे, हमें टोटल दूरी में से आधी दूरी चाहिए है तो हम l माइनस कर देंगे, r - l कर देंगे, ठीक है। अगर मैं लिखना चाहूँ -q आवेश के कारण बिंदु P तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी O से केंद्र तक की दूरी कितनी है, r है, तो हमें टोटल दूरी में से ये इतनी दूरी जोड़ दें तो यहाँ हमें +q आवेश तक की दूरी पता चल जाएगी। यानी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर -q आवेश के कारण अगर दूरी लिख दूँ, -q आवेश के कारण बिंदु P तक की दूरी, बिंदु P तक
की दूरी क्या हो जाएगी, r प्लस एल आ जाएगी। टोटल दूरी r है और हमें यहाँ तक की दूरी चाहिए तो l जुड़ जाएगा। टोटल दूरी r है तो हमें कितनी यहाँ तक की दूरी चाहिए, तो यहाँ से l दूरी क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा r प्लस l। तो यहाँ पर हमें क्या है, प्लस क्यू आवेश के कारण दूरी हो जाएगी r माइनस एल हो जाएगी, और माइनस क्यू आवेश के कारण जो बिंदु P तक की दूरी r प्लस एल हो जाएगी। तो अगर हम लिखना चाहें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E1, ई नेट हो जाएगा मेरा, ई नेट बराबर E1 प्लस का E1 माइनस E2। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा E1 माइनस E2, मैंने E माइनस चिन्ह क्यों लगाया है ये भी समझ लीजिए। देखिए ये क्या करेगा, यहाँ पर मान लिया कि मेरे पास कोई विद्युत द्विध्रुव है, इस पर लिखा है प्लस क्यू आवेश, इस पर माइनस क्यू आवेश। अब प्लस क्यू आवेश क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, अपनी ओर खींचेगा, और माइनस क्यू आवेश इधर की ओर फेंकेगा, प्लस क्यू आवेश इधर की ओर फेंकेगा। यानी प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र इधर और माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र इधर, दोनों एक दूसरे को विपरीत दिशा में खींचेंगे। जब ये इधर वाला इधर की ओर खींचेगा, इधर वाला इधर की ओर खींचेगा, तो बिंदु परिणामी बिंदु क्षेत्र बीच में है, तो इसके कारण यहाँ पर विद्युत ई नेट हो जाएगा, माइनस चिन्ह आएगा दोनों, क्योंकि दोनों को हमें घटाना पड़ेगा, दोनों एक दूसरे को विपरीत दिशा में खींचेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पर माइनस चिन्ह का प्रयोग किया है। अब बात ये आती है कि आपने E1 माइनस E2 क्यों किया। आप E2 माइनस E1 भी तो कर सकते थे, क्यों नहीं किया, तो ये भी मैं समझा देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर E1 लिखना चाहूँ तो विद्युत क्षेत्र का फार्मूला होता है KQ/R²। R दूरी अगर हमें प्लस क्यू आवेश के कारण E1 होगा, प्लस क्यू आवेश के कारण, तो इस पर हो जाएगा R माइनस एल हो जाएगा, और का स्क्वायर, क्योंकि KQ/R² होता है, KQ/R माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं ई नेट लिखना चाहूँ, E2 लिखना चाहूँ तो KQ/R प्लस एल हो जाएगा, R प्लस एल का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर माइनस का आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E2 लग रहा है कि अपनी ओर खींचेगा, तो यहाँ पर ये दूरी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर, अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि E1 माइनस E2 मैंने क्यों किया। अब मैं यहाँ पर समझाऊंगा। देखिए यहाँ पर क्या है, अगर मैं मेरे पास टोटल दूरी r थी, उसमें से मैं अगर l जोड़ दूँ तो क्या दूरी बढ़ जाएगी, अगर मैं r में l माइनस कर दूँ दूरी घट जाएगी। यानी अगर मैं बात करूँ कि दूरी छोटी कौन सी है, दूरी बड़ी कौन सी है, तो r माइनस एल और r प्लस एल, इन दोनों में दूरी छोटी बड़ी कौन सी है। तो इसलिए देखिए दूरी तो r तो समान है दोनों के लिए। अगर मैं r में l जोड़ता हूँ तो क्या होता है, दूरी कौन सी, r प्लस एल दूरी बड़ी है और r माइनस एल दूरी छोटी है, क्योंकि r में जो है l घट रहा है, छोटा हो रहा है। तो r माइनस एल क्या है, छोटी दूरी है भैया, छोटी दूरी है। r माइनस एल छोटी दूरी है, r प्लस एल बड़ी दूरी है। लेकिन मुझे क्या करना है, दूरी थोड़ा ना बड़ी छोटी देखनी है, मुझे विद्युत क्षेत्र छोटा बड़ा देखना है, तभी तो पता चलेगा कि E1 माइनस E2 करना है या E1 प्लस E2 करना है। तो यहाँ पर देखो कि विद्युत क्षेत्र व्युत्क्रमानुपाती है दूरी के, विद्युत क्षेत्र व्युत्क्रमानुपाती है दूरी के। अब दूरी यहाँ पर क्या है, घट रही है, तो अब दूरी घटेगी तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा। और यहाँ पर दूरी क्या हो रही है, r प्लस एल, यानी दूरी बढ़ रही है। अगर दूरी बढ़ेगी तो विद्युत क्षेत्र घट जाएगा। तो मुझे क्या करना है, विद्युत क्षेत्र बड़ा देखना है। तो देखिए E1 दूरी घटने पर E1 जो है बढ़ गया, और E2 में दूरी जो है घटने पर, दूरी बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र घट गया, यानी व्युत्क्रमानुपात हो गया। तो यानी यहाँ से मुझे पता चला कि E1 बड़ा है और E2 छोटा है। इसीलिए मैंने क्या किया, बड़े में, अब घटाएंगे, जब भी आपको घटाने को दिया जाए तो आप बड़े में से तो ही छोटे को घटाओगे, छोटे में से तो बड़े को घटाओगे नहीं। तो मैंने यहाँ पर इसीलिए E1 माइनस E2 किया है, E2 माइनस E1 नहीं किया है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, परिणामी बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा
बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या करूँगा मैं, ई नेट लिख दूंगा यहाँ पर, और E1 माइनस E2 कर दूंगा। E1 का वैल्यू है हमारे पास है KQ अपॉन R माइनस L का स्क्वायर, ठीक है, माइनस KQ अपॉन R प्लस L का स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब KQ समान है तो KQ को ले लूँगा मैं कॉमन, तो KQ हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बचेगा 1 और नीचे हो जाएगा R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस L का स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर एलसीएम करेंगे। जब भी आपको इस तरह से दिख जाए, इस तरह से, तो आपको क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, इसकी मल्टीप्लाई इससे मल्टीप्लाई इससे करनी है। छोटे क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है। तो वैसे ही मुझे क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इधर करनी है, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, नीचे वाले की आमने सामने मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। जब इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये वाला इधर हो जाएगा R प्लस L का स्क्वायर, और इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो यहाँ पर हो जाएगा R माइनस L का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन इनकी मल्टीप्लाई इनके साथ होगी तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो R स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाए, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, और ये L स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर देखो R प्लस L का स्क्वायर यानी A प्लस B का होल स्क्वायर हमें ओपन करना है, और यहाँ पर R माइनस L का होल स्क्वायर हमें ओपन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा R प्लस L का स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL हो जाएगा, ठीक है, 2RL। अब माइनस चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे, और इससे मल्टीप्लाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। L का होल स्क्वायर का सूत्र होता है RA स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB होता है, ठीक है। तो यहाँ पर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और माइनस का 2RL हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो माइनस चिन्ह है इसकी मल्टीप्लाई हमें अंदर से करनी है। जब इसकी मल्टीप्लाई आप अंदर से करोगे, पहले तो मैं ये लिख देता हूँ यहाँ से R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का भी स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, R स्क्वायर ये समान यहीं पर लिख देना है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर से करनी है तो ये हो जाएगा आपका R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर और प्लस 2RL, ठीक है। अपॉन हम लिखेंगे यहाँ से, ये सेम रहेगा R स्क्वायर और माइनस L स्क्वायर की पावर का स्क्वायर, ठीक। अब क्या करना है, यहाँ से देखिए R स्क्वायर और माइनस का R स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, और L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा। ये R स्क्वायर प्लस का 2RL प्लस का और 2RL प्लस का यहाँ पर जुड़ जाएगा, 4RL हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा 4RL अपॉन, अब सुनिए यहाँ पर जो दूरी है वो बहुत बड़ी है, और L जो देखिए बहुत छोटा सा है। दूरी R बहुत बड़ी है, L बहुत छोटा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि R जो है बहुत बड़ा है L की तुलना में, R जो है बहुत बड़ा है L की तुलना में। तो यहाँ पर मैं L को जो क्या कर लूँगा, 0 मान लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है R 0 हो जाएगा, और यहाँ पर R स्क्वायर का स्क्वायर। अब R स्क्वायर का R स्क्वायर हम करेंगे तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि R की पावर 4। जब R स्क्वायर का R स्क्वायर करोगे R की पावर 4 हो जाएगी, L तो 0 हो ही गया। अब क्या करना है, R से R कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा
2L अपॉन आर क्यूब, और यहाँ से मेरा के क्यू चल रहा था कॉमन में, ठीक है, यहाँ पर के क्यू जो है वो कॉमन में चल रहा था, तो मैं यहाँ पर के क्यू भी लिख लेता हूँ भैया, के क्यू, ठीक है। अब यहाँ पर जो के क्यू है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर के क्यू की मल्टीप्लाई अंदर से करेंगे, और मुझे क्या करना है, P बराबर, यहाँ पर P बराबर होता है 2RL, P बराबर 2RL होता है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर 2RL बनाना है, P बराबर 2RL होता है, तो मुझे यहाँ पर P बराबर 2RL बनाना है। तो कैसे बनेगा, मैं इसकी मल्टीप्लाई अंदर से करूँगा और 2 है इसको तोड़ दूँगा, तो यहाँ से हो जाएगा K इंटू क्यू, और यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 2QL। मैंने यहाँ पर इसको तोड़ दिया और अंदर से इसकी मल्टीप्लाई कर दी, 2 बाहर हो गया, K हो गया, 2QL हो गया, अपॉन R क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 2QL है, ये P 2RL के बराबर है, P बराबर 2QL होता है, यहाँ पर गलत हो गया, ठीक है, P बराबर 2QL होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 2QL की जगह पर P रख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, K2, और यहाँ पर मैं P रख दूँगा, P और नीचे हो जाएगा R क्यूब, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई मैं अंदर से कर दूँगा, तो ये हो जाएगा KP बाई R क्यूब। अब KP बाई R क्यूब, K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, K का मान यहाँ पर रखूँगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर हो जाएगा 2KP बाई R क्यूब। तो इस तरह से ये विद्युत क्षेत्र मेरा निकल आएगा, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट KP बाई R क्यूब। यही हमारा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से ये करना है। तो आपसे लास्ट में एक ही गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कोशिश रहे तो 5 लोगों को तो वीडियो शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।